एक 92 वह डिज़ाइनर कपड़े पहनता है जबकि मैं अभी भी सस्ते कपड़ों में फंसी हुई हूँ। वह निश्चित रूप से आराम से रह रहा है। वह एशियाई महिला रेयांश मेहता की लंबे समय से अनदेखी छोटी बहन रिया मेहताओ थी। जब मेहता ओल्ड मास्टर युवा थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। उनकी पत्नी ने साझा संपत्ति का आधा हिस्सा ले लिया और लाइट हाउस कंट्री में आ गई, एक ऐसी जगह जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था, जहां चंद्रमा बहुत गोल था। जब रिया मेहताओं ने रेयांश मेहता को देखा तो कोई अपेक्षित अंतरंगता नहीं थी, इसके बजाय उसकी अभिव्यक्ति घृणा से भरी हुई थी। कुछ समय पहले उसे समाचारों से पता चला कि मेहता ओल्ड मास्टर की मृत्यु हो गई है और रेयांश मेहता को मेहता परिवार की सभी संपत्तियां विरासत में मिल गई हैं। फिर भी उसे कुछ नहीं मिला और रेयांश मेहता ने उसे सूचित भी नहीं किया। 30 अरब से ज्यादा की संपत्ति, अगर उसे थोड़ा सा हिस्सा भी मिल जाए तो लाइट हाउस कंट्री में एक उच्च समाज की जिंदगी जीने के लिए काफी होगा। वह इस धन के लिए बहुत लालायित थी क्योंकि उसका जीवन बहुत कठिन था। तो वापस जब उसके माता पिता का तलाक हो गया, मेहता ओल्ड मास्टर ने उससे पूछा था कि क्या वह अपने पिता के साथ मुंबई में रहना चाहती है या अपनी मां के साथ लाइट हाउस देश जाना चाहती है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वह इस छोटी सी जगह में नहीं रहेगी और एक गंवार की तरह नहीं रहेगी। वह लाइट हाउस देश जाना चाहती थी और एक राजकुमारी की तरह रहना चाहती थी। फिर मेहता ओल्ड मास्टर की दलीलों को अनदेखा करते हुए दृढ़ता से लाइट हाउस देश आ गई। उस समय जिया देश की अर्थव्यवस्था अभी तक तेजी से विकसित नहीं हुई थी और मेहता परिवार की संपत्ति केवल कुछ छोटे लक्ष्य थे। जब वह पहली बार लाइट हाउस कंट्री में पहुंची तो वह वास्तव में बहुत आराम से रह रही थी, एक परी कथा की राजकुमारी की तरह महसूस कर रही थी, स्वर्ग में लाड़ प्यार पा रही थी, सभी प्रकार की अद्भुत चीजें थीं जो केवल कार्टूनों में दिखाई देती थीं। वह लाइट हाउस कंट्री से बहुत प्यार करती थी और उसे लगता था कि वह गलत जगह पर पैदा हुई है। बाद में उसकी मां को भी अभूतपूर्व स्वतंत्रता मिली, एक शराबी से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। पैसा पानी की तरह बहता रहा और वह हर दिन खुश रहती थी। जब वह 8 वर्ष की थी तब उसकी मां और सौतेले पिता शेयर बाजार में सट्टेबाजी में शामिल हो गए तथा उनका पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया। 10 वर्ष की उम्र में उसकी मां की घर के बाथटब में असाध्य दुख के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद से उसका राजकुमारी बनने का सपना टूट गया और वह एक अवांछित लड़की बन गई, हर जगह से बहिष्कृत कर दी गई, यहाँ तक कि मेज पर खाना भी नहीं खा पाती थी। उसे अपने छोटे से कमरे में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। 12 वर्ष की उम्र में उसके सौतेले पिता ने सौतेली मां से पुनर्विवाह कर लिया। 13 वर्ष की उम्र में उसके सौतेले पिता की भी बीमारी से मृत्यु हो गई और वह अब तक अपनी सौतेली मां के साथ रहती थी। सौभाग्यवश उसकी सौतेली मां ने उसे क्रूरतापूर्वक घर से बाहर नहीं निकाला और न ही भूखा मरने दिया। उनकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, केवल 10 साल, और वे जल्द ही सबसे अच्छे दोस्त बन गए, अविभाज्य। कम से कम वह अभी भी अपनी सौतेली मां के प्रति बहुत आभारी थी कि उसके सौतेले पिता की मृत्यु के बाद भी उसने उसे नहीं छोड़ा। बाद में उसने गलती से अपने पिता की मृत्यु की खबर देखी और तुरंत अपनी सौतेली मां से इस बारे में बात करने चली गई। सुंदर सौतेली मां बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने कहा कि उसने अपने लिए ऐसी पृष्ठभूमि की उम्मीद नहीं की थी और साथ ही उसने अपने जैविक पिता को हृदयहीन और कृतघ्न बताया। और उसका भाई रेयांश मेहता तो और भी अधिक क्रूर था, जिसने इतनी महत्वपूर्ण खबर छुपाई और अपनी बहन को भी इसकी सूचना नहीं दी। उनका मानना था कि रिया मेहताओं का निश्चित रूप से विरासत में हिस्सा था और रेयांश मेहता ने निश्चित रूप से उस पर एकाधिकार कर लिया था। इतने सारे पैसों के साथ भले ही रिया मेहताओं को थोड़ा सा ही प्राप्त हुआ हो, यह उनके लिए लाइट हाउस देश में स्वतंत्र रूप से खर्च करने और उच्च समाज के जीवन में लौटने के लिए पर्याप्त होगा। अब उन्हें कम किराए के आवास में नहीं रहना पड़ेगा। उसकी सौतेली मां बहुत सुंदर थी। रिया मेहताओं की जन्म मां की मृत्यु के बाद शेष सारा पैसा सौतेले पिता ने ले लिया। यही कारण है कि उसने इतनी सुंदर सौतेली मां से शादी की। उसकी सौतेली मां का नाम जूली था। वह एक श्वेत महिला थी जिसका फिगर मॉडल जैसा शैतानी, सुडौल और आकर्षक था। जब वह न्यूयॉर्क में चलती थी तो काले पुरुषों की नजरें उससे कभी नहीं हटती थीं, लगातार सीटी बजाती रहती थीं। हालांकि उसकी सौतेली मां राजनीतिक भेदभाव करती थी। वह एशियाई लोगों के साथ ठीक थी लेकिन काले पुरुषों को नापसंद करती थी। साथ ही उसकी सौतेली मां रिया मेहताओं की जन्म मां की तरह लाइट हाउस देश से बहुत प्यार करती थी, इसे दुनिया का केंद्र मानती थी, भले ही वहां उनका जीवन बहुत कठिन था। शराबी सौतेले पिता से शादी करने से पहले उसकी सौतेली मां जूली कई उच्च समाज मंडलियों में जाती थी और वह उस समय में वापस जाने के लिए तरसती थी। और अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया था। यदि रिया मेहताओं अपनी विरासत को पुनः प्राप्त कर लेती तो भले ही उसे उसका आधा ही क्यों न मिलता, वह कम से कम 15 अरब जिया कंट्री युआन से अधिक होती, जो 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर होती। ये वह धन था जिसके बारे में जूली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए रिया मेहताओं के प्रति उसका रवैया और भी अधिक घनिष्ठ हो गया। वह चाहती थी कि वह उसे अपनी हथेली में थाम सके। और अब रिया मेहताओं ने वीचैट मोमेंट्स पर एक सहपाठी की पोस्ट देखी और उत्सुकता से सहपाठी से पूछा कि वे रेयांश मेहता को कहाँ से जानते हैं। सहपाठी ने कहा, रेयांश मेहता अब जिया देश में एक उत्कृष्ट युवक है। हे भगवान, कुछ ही दिन पहले उसकी कंपनी ने जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए 4 अरब खर्च किए और वह जमीन कुछ ही दिनों में दर्जनों गुना बढ़ गई। वह अब एक अरबपति है जिसके पास जिया देश युआन 100 अरब से अधिक है और वह बहुत सुंदर भी है। रिया मेहता और पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। उसने जल्दी से रेयांश मेहता के बारे में समाचार खोजा और जब उसने रिपोर्ट देखी तो उसकी आंखें तुरंत ईर्ष्या से लाल हो गईं। 100 अरब से ज्यादा, ये कितना पैसा था? इसे लादने के लिए कितने ट्रक लगेंगे? ये तो अनगिनत था। उसके अपने भाई, उसके सगे भाई के पास अब बहुत पैसा था, फिर भी वह अभी भी एक तंग कम किराए वाले अपार्टमेंट में रह रही थी, जहां ऊपर से पानी टपकता था और नीचे काले लोग दिन भर परेशान करने वाला रैप संगीत बजाते रहते थे।
वह वहां रहते हुए पागल हो रही थी। उसकी भावनाएं अत्यधिक अस्थिर थीं। वह इस बात से नाराज थी कि उसका भाई विलासिता में रह रहा था और उसे मिलने वाली बड़ी विरासत की भी उम्मीद थी। उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी से बात करनी थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी सौतेली माँ जूली को फ़ोन किया। समाचार पाकर जूली भी बाहर से जल्दी से वापस आई, तुरंत अपना टैबलेट उठाया और समाचार देखने लगी। जब उसने 100 अरब से अधिक का आंकड़ा देखा तो उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। उत्साह से उसने रिया मेहताओं को गले लगाया और खुशी से बोली, मियाओ, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम्हें यह विरासत मिलेगी तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, है ना? रिया मेहताओं ने कहा, बिल्कुल नहीं। हालांकि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हम बहनों जैसी हैं। जूली बोली, तुम सचमुच मेरे लिए ईश्वर की ओर से एक उपहार हो। अब से मुझे सौतेली माँ मत कहना। आखिरकार तुम एशियाई हो और मुझे ऐसा कहना अजीब है। उस मृतहैम का भी तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। रिया मेहताओं ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जूली ने खुश होकर कहा, एक बार हमें विरासत मिल जाए तो हम उच्च समाज में प्रवेश कर सकेंगे। फिर मैं तुम्हें विभिन्न कुलीन वर्गों में ले जाऊंगी और तुम निश्चित रूप से एक गर्वित छोटा हंस बनोगे। रिया मेहताओं की आंखें लालसा से भरी थीं और उसने कहा, शायद हम अंतर्राष्ट्रीय सितारों से भी मिल सकें। जूली बोली, क्या बात है, आप तो खुद सुपरस्टार हैं। उन सेलिब्रिटीज़ को तो हमारी चापलूसी करनी ही पड़ेगी, वो हमारे जितने अमीर नहीं हैं। रिया मेहताओं को भविष्य का दृश्य दिखाई दे रहा था, उसकी आंखें कई छोटे सितारों से चमक रही थीं। जूली ने आगे कहा, इसके अलावा मुझे लगता है कि रेयांश मेहता द्वारा तुम्हें तुम्हारे पिता की मृत्यु के बारे में न बताना जरूर कुछ गड़बड़ है। ये बहुत संभव है कि वह उत्तराधिकारी ही न हो। वह विरासत पर एकाधिकार करना चाहता है, इसलिए उसने जानबूझकर तुम्हें भुला दिया। ऐसा ही होना चाहिए, तुम ही उस 100 अरब युवान समूह के असली मालिक हो। तुम्हारे जैविक पिता ने बचपन से ही तुम्हारी कभी परवाह नहीं की, इसलिए उन्हें तुम्हारी देखभाल न करने की भरपाई के लिए अपनी सारी विरासत तुम्हें दे देनी चाहिए थी। रेयांश मेहता ने निश्चित रूप से वसीयत में बदलाव किया है। बचपन से ही उन्हें इतने सारे लाभ मिले हैं, उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। अगर उसने वसीयत नहीं बदली होती तो आपको कोई खबर कैसे नहीं मिलती? ये शब्द सुनकर रिया मेहताओं की सांस अटक गई। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचती उतना ही उसे लगता कि ये मुमकिन है। ये भाई इतना बदतमीज था कि उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता था। जूली ने सुझाव दिया, जब हम जिया देश के मुंबई जाएंगे तो हम उसका बदसूरत चेहरा उजागर करेंगे और उसे घर से बाहर निकाल देंगे। विरासत मिलने के बाद हम लाइट हाउस देश लौट आएंगे और इस खूबसूरत देश में अपना शानदार भविष्य बनाएंगे। रिया मेहता क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, मानो उसने ऐसे शानदार दिन देखे हों जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन फिर उसने संदेह से पूछा, लेकिन हमारे पास वकील रखने के लिए पैसे नहीं हैं और मेरा भाई इतनी आसानी से विरासत नहीं छोड़ेगा। जूली की आंखों में एक चालाक चमक चमक उठी और उसने कहा, क्या लॉन्ग नाम का कोई आदमी नहीं है? वह क्या था? लॉन्ग जिंग, जो हाल ही में आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि चाहे आप कुछ भी करें वह आपका समर्थन करेंगे और हमें जिया देश जाने में मदद करेंगे, वकील ढूंढने में मदद करेंगे और आपके भाई पर मुकदमा करने में मदद करेंगे वगैरह? लॉन्ग जिंग। रिया मेहता ने उस आदमी को याद किया। वह 5 साल पहले लॉन्ग जिंग से मिली थी। उस समय लॉन्ग जिंग अभी अभी सागर पार करके लाइट हाउस कंट्री पहुंचा था। दरिद्र और बदकिस्मत, न पैसा, न हुनर, न नौकरी। वह सड़कों पर भटक रहा था। उसके कपड़े इतने गंदे थे कि कई दिनों तक न धुले जाने से काले पड़ गए थे। रिया मेहता का सामना उससे हुआ। संयोग से उसके हाथ में एक पाइन नट ब्रेड थी जिसके उसने 2-4 टुकड़े खाए थे। उसका स्वाद नापसंद करते हुए उसने उसे भूख से तड़पती लॉन्ग जिंग की ओर उछाल दिया। लॉन्ग जिंग, जो कई दिनों से बिना खाए सड़क पर पड़ा था, इतना भूखा था कि उसका पेट उसकी पीठ से सट गया था। खाना सामने आते ही उसने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया और कुछ ही निवाले में उसे चट कर गया। यह अनजाने में किया गया दयालुता का कार्य था, जिसके कारण लॉन्ग जिंग के मन में उसके प्रति अच्छी धारणा बन गई। उस क्षण लॉन्ग जिंग की नज़र में रिया मेहता उस स्वर्ग से भेजा गया एक देवदूत था जो शुद्ध और पवित्र आभा से भरा हुआ था। हालांकि उस समय रिया मेहता उससे काफ़ी निराश हो गया और बिना कुछ कहे जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन लॉन्ग जिंग को यह बात लंबे समय तक याद रही। हाल ही में रिया मेहता उस घटना के बारे में भूल गई थी जब लॉन्ग जिंग अचानक प्रकट हुई, एक सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रही थी और उस पर सावधानीपूर्वक ध्यान दे रही थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि पिछले कुछ वर्षों में लॉन्ग जिंग ने क्या अनुभव किया था, लेकिन वह बहुत अच्छा कर रहा था, मानो वह किसी कंपनी में कर्मचारी हो। ये संभवतः सबसे ऊंची ऊंचाई थी जिस पर कोई आवारा चढ़ सकता था। रिया मेहता को लॉन्ग जिंग के बारे में अच्छी धारणा थी, इसलिए उसने उसकी दयालुता को अस्वीकार नहीं किया और उनके रिश्ते में धीरे धीरे सुधार हुआ। लेकिन इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, रिया मेहता ने हिचकिचाते हुए कहा। जूली ने भौहें चढ़ाईं और कहा, डार्लिंग, तुम्हें याद रखना चाहिए कि यही वह व्यक्ति है जिसने तुम्हारी मदद करने पर जोर दिया था। ऐसे जिद्दी आदमी के साथ विनम्र मत बनो। यदि आप सचमुच उससे कर्ज लेने से डरते हैं तो जब हमें विरासत मिल जाएगी तो हम उसे पैसे वापस कर देंगे। इतना छोटा कर्मचारी आपके साथ रहने लायक नहीं है। आपको ये समझना होगा कि भविष्य में आप उच्च समाज की रानी बनने वाली हैं। उसके जैसे आम लोग आपकी दुनिया या स्तर पर नहीं हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर केवल तुम्हारे गुणों और स्वभाव को ही कम करेगा, समझ रही हो प्रिय? रिया मेहता ने जूली की बात को दिल से लेते हुए स्वीकृति में सिर हिलाया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन है भाई? यह मैं हूँ, लॉन्ग जिंग। बाहर से एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। जूली ने जल्दी से अपनी आवाज़ धीमी कर ली और कहा, याद रखो मैंने अभी तुमसे क्या कहा था।
रिया मेहता ने सिर हिलाया, तुरंत अपना व्यवहार बदल दिया, एक परिष्कृत युवा महिला की तरह गरिमा में हो गई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर एक एशियाई आदमी खड़ा है जो काला ट्रेंच कोट पहने हुए था। वह लगभग 1.78 मीटर लंबा था, उसका चेहरा सुंदर था और उसकी आभा अदम्य थी, और वह हमेशा आत्मविश्वास और संयमित मुस्कान के साथ रहता था। लॉन्ग जिंग ने रिया मेहता को दरवाज़ा खोलते देखा और मुस्कुराई। रिया मेहता, क्या तुम तैयार हो? हम आज टाइम्स स्क्वायर पर खरीदारी करने के लिए सहमत हुए हैं। रिया मेहता ने अपने माथे पर थपकी दी और कहा, ओह, मैं भूल गई। मुझे बहुत खेद है, कृपया एक क्षण के लिए मेरा इंतजार करें। रिया मेहता कपड़े पहनने के लिए वापस भागी, जबकि लॉन्ग जिंग ने घर में प्रवेश किया और विनम्रता से जूली से पूछा, बहन जूली, आप हाल ही में कैसी हैं? बुरा नहीं, जूली मुस्कुराए। ओह, और रिया मेहता को आधे महीने में उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तुमने पहले कहा था कि तुम हमें जिया कंट्री ले जाओगे, ये सच है या झूठ? मैं खोखले वादे नहीं करता, लॉन्ग जिंग ने कहा। जब तक रिया मेहता चाहेगी, मैं कुछ भी करूंगा। जूली ने उसके लिए एक कप इंस्टेंट कॉफ़ी बनाई और कहा, तो मुझे राहत मिली। क्या तुम्हें कोई वकील मिल गया? लॉन्ग जिंग ने कहा, वकील की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास उसके भाई से उसकी विरासत वापस लेने का एक तरीका है। ये रिया मेहता के पिता का उसके प्रति प्रेम है और यह उसका सपना है। मैं इस सपने को पूरा करने में उसकी मदद करूंगा। जूली ने भौहें चढ़ाईं, मन ही मन सोचा कि मर्द हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फिर भी उसने तय किया कि फिलहाल उसे ही सारा इंतजाम करने दिया जाए, क्योंकि वकील की फीस तो वैसे भी उसे ही देनी है। दोनों ने और कुछ नहीं कहा। जल्द ही रिया मेहता ने कपड़े पहने और लॉन्ग जिंग के साथ टाइम्स स्क्वायर पर खरीदारी करने के लिए निकल पड़ा। वे शाम तक वापस नहीं आए। रिया मेहता को घर पर छोड़ने के बाद लॉन्ग जिंग एक पुरानी ब्यूक कार में जिले से दूर चला गया। कुछ सड़कें घूमने के बाद लॉन्ग जिंग कार से बाहर निकला। सड़क के किनारे 3 उच्च स्तरीय कारें और एक स्पोर्ट्स कार खड़ी थीं। कार से बाहर निकलते ही लॉन्ग जिंग का खुशमिजाज और मधुर व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह परेशान न करें वाला भाव आ गया। उसने ब्यूक की चाबियां उस भाड़े के सिपाही को थमा दी जो उस महंगी कार से बाहर निकला था। वह स्पोर्ट्स कार में बैठ गया। तोप की आग जैसी गर्जना सड़क पर गूंज उठी। लगभग 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से स्पोर्ट्स कार न्यू सिटी की मुख्य सड़क पर लापरवाही से दौड़ रही थी। जल्द ही वह एक इमारत के सामने पहुंचा जिसके ऊपर बड़े अंग्रेजी अक्षरों में डॉक्टर लिखा हुआ था। लॉन्ग जिंग कार से उतरकर इमारत में दाखिल हुआ। अंदर बाहर हर कोई उसका बहुत सम्मान कर रहा था। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर लॉन्ग जिंग काले चमड़े की कुंडा कुर्सी पर बैठ गया, जो इमारत पर उसके नियंत्रण का प्रतीक था, और उसने किसी अन्य महाद्वीप पर किसी को फोन किया। ये निकम्मे लोग हैं जो एक छोटी सी मछली की वजह से सब कुछ खत्म कर रहे हैं। लॉन्ग जिंग ने फोन उठाया, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। रेयांश मेहता, रेयांश मेहता, लॉन्ग जिंग ने नाम बुदबुदाते हुए फिर जानलेवा इरादे से कहा, श्रेया राणा को परेशान करने और मेरी महिला को उकसाने की हिम्मत, मैं जिया देश लौटने पर व्यक्तिगत रूप से इस मामले को हल करूंगा। इतने बड़े प्रदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग शहर में हमारे बहुत से लोग हैं, और इसके अलावा अगर मैं कार्रवाई करता हूं तो क्या मुझे फिर भी दूसरों की मदद की ज़रूरत होगी? मेरे लिए जिया देश की सेना को सूचित करो। इस बार मेरी वापसी उन्हें निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि केवल पुरानी जगहों पर फिर से जाने और आराम करने के लिए है। लॉन्ग जिंग ने फ़ोन रख दिया। उसके हाथ में अंगूठी थी, उसकी आंखें यादों से भरी थीं। जिंग जिंग, मुझे माफ़ करना। पिछले कुछ सालों में मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ा और तुम्हें राजधानी में अकेला छोड़ दिया। उम्मीद है तुम मुझे दोष नहीं दोगी। वो स्थिति वाकई में टाली नहीं जा सकती थी। इस बार जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। उस साल लॉन्ग जिंग अपनी मंगेतर से शादी करने ही वाला था कि उसे चुपके से फंसा दिया गया। उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी तलाश में लोगों को भेज दिया। अपनी जान बचाने के लिए वह छिप गया और दूर भाग गया। जाने से पहले उसने अपनी मंगेतर को भी नहीं देखा। उनके और उनकी मंगेतर की सगाई उनके जन्म से पहले ही उनके बड़ों द्वारा तय कर दी गई थी, और वे एक साथ बड़े हुए थे तथा उनके बीच गहरा स्नेह था। इतने सालों से लॉन्ग जिंग का दिल हमेशा उसके बारे में चिंतित था। अपनी मंगेतर के अलावा वह एक अन्य महिला रिया मेहता से भी प्यार करने लगा था, जिसने उसे उस समय रोटी का एक टुकड़ा दिया था जब वह अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। रिया मेहता का रूप शुद्ध था, और जिस क्षण उसने उसे देखा लॉन्ग जिंग को लगा कि उसका पहला प्यार वापस आ गया है। विभिन्न हाईलाइट फिल्टर के अतिरिक्त प्रभाव से लॉन्ग जिंग अनियंत्रित रूप से रिया मेहता की ओर आकर्षित हो गई। इस प्रकार लाइट हाउस कंट्री में अपना करियर बनाने के बाद उसे रिया मेहता मिली और वह उसे अपनी स्त्री बनाना चाहता था। हालांकि लॉन्ग जिंग अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि रिया मेहता के साथ उसका रिश्ता पवित्र होगा, पैसों से बेदाग। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि उन्हें फिर से कठिन समय का सामना करना पड़े तो भी उनका प्रेम ऐसा ही रहेगा जिसमें वे परस्पर एक दूसरे को रोटी दे सकें। उन्होंने रिया मेहता को अपनी असली शक्ति के बारे में तभी बताने की योजना बनाई जब उनके बीच संबंध स्थापित हो गए, साथ ही एक दूसरे के प्रति अपनी सच्ची ईमानदारी भी साबित करने की योजना बनाई। रिया मेहता लॉन्ग जिंग की दूसरी सफ़ेद चांदनी थी। रिया मेहता जो भी चाहती थी लॉन्ग जिंग उसे प्राप्त करने में मदद करती थी, चाहे कुछ भी हो, भले ही बाधा उसका भाई रेयांश मेहता ही क्यों न हो। लॉन्ग जिंग ने रिया मेहता की पृष्ठभूमि की जांच की थी और स्वाभाविक रूप से जानता था कि भाई बहनों में एक दूसरे के लिए कोई स्नेह नहीं था। वास्तव में रिया मेहता अपने भाई को बहुत नापसंद करती थी।
उससे प्यार करते हुए और जिससे वह नफरत करती थी उससे नफरत करते हुए लॉन्ग जिंग ने स्वाभाविक रूप से रेयांश मेहता के साथ भाई भाभी की तरह व्यवहार नहीं किया बल्कि एक अजनबी की तरह व्यवहार किया। लॉन्ग जिंग ने उस समय अपने रिश्तेदारों द्वारा किए गए विश्वासघात और उत्पीड़न को बहुत झेला था और बहुत कष्ट सहे थे। वह पारिवारिक स्नेह की अवधारणा को किसी और की तुलना में अधिक हल्के में लेता था। भले ही वे रिश्तेदार ही क्यों न हों, जब तक वे उसके विपरीत पक्ष में खड़े रहते हैं वह कभी भी कार्रवाई करने में सहज नहीं होता।